नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कालिदास के जीवन से थोड़ा बहुत कुछ परिचित होंगे। कालिदास के जीवन के बारे में यूं तो स्पष्ट माहिती हमें कहीं से कहीं भी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके जीवन से संलग्न कुछ न कुछ दंत कथाएं तो सुनने में आती है। तो आज उस दंत कथाओं के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे। आज का वीडियो सभी के लिए है, बच्चों को भी सुनने के लिए मज़ा आएगा, बच्चों को भी सुनने में मज़ा आएगा, बड़ों को भी मज़ा आएगा, और जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये जरूरी है ही, क्योंकि उनको कॉलेज में कहीं ना कहीं कालिदास का जीवन, कालिदास की कृति, उसके बारे में पढ़ने में आता है। तो इसके लिए आज का वीडियो सभी के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कालिदास के जीवन से संलग्न हम कुछ दंत कथाएं देखने वाले हैं। एक दंत कथा के मुताबिक कालिदास बहुत मूर्ख थे, बहुत बड़े मूर्ख थे, क्योंकि वो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। है कि कालिदास ब्राह्मण के कुटुंब में जन्मे थे, लेकिन वो अपने परिवार से दूर हो गए थे और चरवाहों के साथ बाद में वो बड़े हुए और चरवाहों ने उनका पालन पोषण किया। तो आगे फिर कालिदास स्वरूपवान भी हुए, लेकिन बुद्धिमान नहीं हुए, मूर्ख बने। एक दिन वो जिस राज्य में रह रहे थे उस राज्य के राजा की जो बच्ची थी, उस राज्य के राजा की जो लड़की थी, उसे हम राजकन्या कहेंगे। हाँ, वो जो राजकन्या थी वो बहुत विदुषी थी, विद्वान थी, ऐसा कह सकते हैं। वो सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को अपने साथ शास्त्रार्थ करने में हरा देती थी, और उसने ऐसी शर्त रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ करने में हराएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। अब उसको कोई शास्त्रार्थ करने में हरा नहीं सकता था। तब उस राज्य का जो प्रधान था, उन्होंने सोचा कि इसको बहुत घमंड है, तो उसका घमंड उतारने के लिए प्रधान ने एक ऐसे मूर्ख की शोध करनी शुरू कर दी। एक ऐसे मूर्ख की शोध में वो निकल पड़े, और जब निकले तब कालिदास उनको सामने दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए कि वो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। प्रधान ने अपने साथ जो विद्वान लोग थे उनको कहा कि इससे बड़ा मूर्ख हमें नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मूर्ख आज तक हमने इस दुनिया में नहीं देखा। और उन्होंने बाद में कालिदास को शास्त्रार्थ कैसे करना है, कैसे आपको एक्शन करनी है, वो सब कुछ सिखा दिया, और कालिदास को उस राजकन्या के सामने बिठा दिया, और कैसे भी करके कपट से, छल से उस राजकन्या को शास्त्रार्थ में कालिदास ने हरा। प्रधान ने और कुछ विद्वानों ने मिलकर कालिदास को सिखा दिया था कि आपको ऐसा ऐसा कहना है, ऐसा ऐसा करना है, और सिर्फ इशारों में ही बात करनी है। बाद में कालिदास का शास्त्रार्थ उस राजकन्या के साथ हुआ, और कालिदास ने उनको, उस राजकन्या को शास्त्रार्थ में हरा दिया। कैसे भी करके कपट से, छल से प्रधान ने कालिदास का ब्याह उस राजकन्या के साथ करवा दिया। बाद में थोड़े दिनों के बाद पता चला कि कालिदास तो बहुत बड़े मूर्ख है। तब पत्नी ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया, और कालिदास ने उसके बाद काली माता की पूजा की, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, बहुत अभ्यास किया, और बहुत बड़े विद्वान बनकर वापस अपने घर एक दिन आए। कालिदास की आवाज़ सुनकर कालिदास ने जब पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, तब उसकी पत्नी को लगा कि बाहर कोई बड़ा विद्वान आया है। और बाद में उसकी पत्नी ने कालिदास को ऐसा कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो इसी तरह इस 3 शब्द पर से ही कालिदास ने बहुत बड़ी 3 रचनाएं की, 3 कविताएं लिखी। अस्ति शब्द से कुमार संभवम की रचना की, वाग विशेषः से रघुवंशम की रचना की, और इसी तरह कश्चित शब्द से भी एक बहुत बड़ी कविता लिखी। तो इस तरह ये दंत कथा तो है ही, प्रचलित भी है, लेकिन विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि इस दंत कथा में कुछ तथ्य नहीं है, क्योंकि कालिदास इतने बड़े विद्वान थे, जिसे हम कवि कुलगुरु कहते हैं, कवि शिरोमणि कहते हैं, वो कभी इतने बड़े मूर्ख हो ही नहीं सकते हैं।
वो इतने बड़े विद्वान थे, इसलिए इस प्रसंग से कुछ लेना देना है नहीं। आगे दूसरी भी एक दंत कथा प्रचलित है। सिलोन के जो राजा थे, राजा कुमारदास, वो कालिदास के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन कालिदास को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन कालिदास उनके राज्य में जाकर भी राजा के पास रहने के बजाय एक वेश्या के घर रुके। बाद में कालिदास को ढूंढने के लिए राजा ने एक पाद पूर्ति की। राजा ने पाद पूर्ति करने को बोला कि एक कमल के ऊपर 2 कमल खिले हैं, ऐसा सुना तो है पर देखा नहीं है। यह पाद पूर्ति जो करेगा उसके लिए राजा ने एक बहुत बड़ा इनाम घोषित किया। बहुत बड़े पैसे उसको मिलेंगे जो पाद पूर्ति करेगा उसको। तो इसी तरह उस वेश्या ने कालिदास को यह पंक्ति सुनाई कि एक कमल के ऊपर 2 कमल खिले हुए हैं, ऐसा सुना तो है पर देखा नहीं। राजा ने ऐसी पंक्ति की पूर्ति करने के लिए बोला है। तब कालिदास ने कहा कि हे बाला, तेरे एक मुख कमल पर 2 नील कमल यानी कि 2 आंखें, 2 नील कमल खिले हुए हैं। तब उस बाला ने, उस वेश्या ने इनाम की लालच में ही, इनाम उनको मिले ऐसी लालच में ही कालिदास को मार दिया और उधर ही कालिदास का मृत्यु हो गया। एक ऐसी भी दंत कथा है, लेकिन इस दंत कथा से भी कुछ तथ्य प्राप्त हमें नहीं होता है। तीसरी एक ऐसी दंत कथा है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे, उस 9 रत्नों में से एक कालिदास थे। पर यह जो 9 रत्न है, उनके और कालिदास के समय के संबंधित बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं, इसलिए इस दंत कथा के पीछे भी कुछ तथ्य नहीं है। एक ऐसी भी दंत कथा प्रचलित है कि एक बार कवि दंडी और कालिदास के बीच शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ करते करते दोनों में से कौन बड़ा, यह बहुत विचारणीय प्रश्न खड़ा हो गया और दोनों के बीच बहुत बड़ा अनबन हो गई। तब माँ सरस्वती उसका निर्णय लेने के लिए आती है। तब माँ सरस्वती दंडी को लेकर कहती है कि कबीर दंडी न संशय, यानी कि कवि दंडी तो कवि दंडी ही है, उसमें कुछ संशय नहीं है। तब कालिदास ने गुस्से में आकर माँ सरस्वती को बोला कि तो मैं क्या हूँ, मैं क्या विद्वान नहीं हूँ? तब कालिदास ने कहा, ऐसा प्रश्न सुनकर माँ सरस्वती ने उत्तर दिया कि तू तो मैं ही हूँ, यानी आप तो मैं ही हूँ। त्वमेवाहं न संशयः, उसमें कुछ संशय नहीं है। तो इसी तरह कालिदास और दंडी को लेकर जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका परिणाम भी यह आता है। लेकिन कालिदास और दंडी एक ही समय के कवि थे, यह भी कुछ माहिती प्राप्त नहीं हो रही। एक ऐसी भी दंत कथा प्रचलित है कि जब भवभूति ने एक बहुत अच्छी और बड़ी रचना लिखी थी, तब वह रचना लेकर वो कालिदास के पास गए थे। तब कालिदास को वह रचना बहुत पसंद आई थी और कालिदास ने उसमें एक छोटा सा सुधार भी किया था। छोटी सी एक जो निकालने जैसी बात थी और जो एक प्लस करने जैसी बात थी, वह उनको बताई थी। लेकिन कालिदास और भवभूति के समय में भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। कोई ऐसा कह रहा है कि कालिदास आज से 2100-2200 साल पहले हुए थे और कोई तो ऐसा कह रहा है कि कालिदास 1500-1600 साल पहले ही हुए थे। तो इस तरह कालिदास के जीवन के बारे में हमें कुछ माहिती नहीं मिल रही है, लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी दंत कथाएं उनके जीवन को लेकर प्रचलित है। कालिदास के नाम वैसे तो 40 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन जो निर्विवाद रचनाएं है वह 7 रचना है। तो कालिदास के नाम मुख्य 7 रचना है, वह मानी जाती है कि वह यह रचनाएं कालिदास की ही है। इसी तरह 2 खंड काव्य है, 2 महाकाव्य है और 3 नाट्य कृति जो है वह कालिदास के नाम मानी जाती है। और इन सभी रचनाओं पर से भी कालिदास का समय है, कालिदास के जीवन के बारे में है, कुछ माहिती प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इस तरह की दंत कथाएं प्रचलित है, तो इस दंत कथाओं का आधार लेकर ही हमें कालिदास के जीवन की माहिती जो प्राप्त होती है वही मानना पड़ता है। नमस्कार।